स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। मेरा नाम स्वाति है। मैं अमेरिका में रहती हूँ। कुछ समय पहले मेरे भाई की शादी का इनविटेशन कार्ड मेरे पास आया था। मेरी शादी को पूरे 10 साल हो गए। मेरे पास 7 साल का एक बेटा और 5 साल की एक बेटी थी। मैं अपने पति के साथ यहाँ पर एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। मेरे पेरेंट्स ने जब मेरी शादी की थी तब मैं इंडिया में ही थी। काफ़ी समय तक मेरे पति और वह इंडिया में रहते थे, और फिर जब मेरे पति की जॉब अमेरिका में पक्की हो गई तो हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। हम 2 बहनें थीं और हमारा एक भाई था। उस समय हमारा भाई काफ़ी छोटा हुआ करता था जब हम दोनों बहनों की शादी नहीं हुई थी, लेकिन अब मेरे भाई की शादी का समय आ गया था। मेरी इंडिया में मेरी फैमिली से कम ही बात होती थी। जब मैं अमेरिका आई थी, उसके 4 साल बाद मेरी मम्मी की मौत हो गई और उसके 2 साल के बाद मेरे पापा भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। दीदी की शादी तो इंडिया के उसी शहर में हुई थी जहाँ पर हमारा मायका था। दीदी तो जल्दी-जल्दी मायके आती जाती रहती थी। मेरी दीदी की एक प्यारी सी बेटी थी। उसका नाम दीदी ने बड़े प्यार और मोहब्बत से खुशी रखा था। भाई ने मुझे इनविटेशन कार्ड मेल कर दिया था। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए पूरे 10 साल गुजर गए थे। मेरे बच्चों ने तो इंडिया देखा भी नहीं था। वो तो अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा जानते भी नहीं थे। अब उनके मामा की शादी थी, इसलिए अब हमारा जाना बहुत ज़रूरी था। मेरे पति अभी भी हमारे साथ नहीं जा सकते थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट काम है और हम लोग इंडिया जाएंगे तो हमें वहाँ पर काफ़ी टाइम लग सकता है। इसलिए मेरे पति ने कहा था कि अगर वो फ्री होते हैं तो वह आ जाएंगे, लेकिन अगर फ्री नहीं हुए तो उनका आना मुश्किल होगा। वैसे तो मेरे पति ने अपनी टिकट करवा ली थे। वो चाहते तो हमारे साथ जा भी सकते थे, मगर उनका इमरजेंसी में कुछ काम आ जाने की वजह से वो हमारे साथ नहीं जा सके थे। मैं और मेरे बच्चे बहुत खुश थे। इतने सालों के बाद हम इंडिया जाने वाले थे, अपने अपनों से मिलने वाले थे। मेरी तो काफ़ी टाइम से अपनी दीदी से बात भी नहीं हुई थी। मेरी बात कभी-कभी अपने भाई से हो जाती थी, जो ज़्यादातर अपने काम में बिज़ी होता था। मगर जैसे ही वो फ्री होता था, मुझे कॉल या वीडियो कॉल ज़रूर करता था। मैंने कई बार अपने भाई और दीदी को अमेरिका आने के लिए इनवाइट भी किया था, मगर वो लोग यहाँ आए ही नहीं थे। फिलहाल मैं अपने बच्चों को लेकर इंडिया आ गई थी। मैंने देखा था कि 10 साल बाद भी अपने देश की मिट्टी की खुशबू वहीं की वहीं थी। यहाँ पर बहुत कुछ बदल चुका था। वक्त, हालात और यहाँ के नज़ारे सब कुछ देखने में नया-नया सा लगता था। मेरे भाई की आज हल्दी की रस्म थी। वो बहुत खुश नज़र आ रहा था क्योंकि उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की से हो रही थी। यहाँ आने के बाद मैंने जब यहाँ का खाना खाया तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई थी। वैसे तो मैं यहाँ जैसा खाना कभी-कभी अमेरिका में भी बना लिया करती थी। यहाँ के खाने की तो बात ही कुछ और है। मेरे बच्चे यहाँ आकर बहुत खुश हुए थे क्योंकि उनके लिए भी ये सब कुछ नया था। उन्हें तो ऐसा लग रहा था वो न जाने कैसी दुनिया में आ गए हैं। विदेश में और हमारे देश में काफ़ी अंतर है। मेरे भाई की हल्दी का फंक्शन निपट चुका था और फिर फाइनली बारात का दिन आ गया था। मगर मैं इंतज़ार कर रही थी एक ऐसे इंसान का जिससे मिलने के लिए मैं बड़ी बेचैन थी। उसको अपनी आँखों से देखने के लिए मेरी आँखें तरस रही थीं। वो थी मेरी दीदी की बेटी खुशी, मेरी बड़ी बहन जिसने बचपन से ही मेरा बहुत ख़याल रखा था। हम दोनों बहनों में कभी एक दूसरे के बीच मनमुटाव नहीं हुआ था। हम दोनों एक दूसरे का बहुत ख़याल रखा करते थे। जब मेरी दीदी की शादी हो गई थी तब मैं जल्दी-जल्दी उनके ससुराल जाती रहती थी। पापा ने उनकी शादी अमीर लड़के के साथ करवाई थी। उनके पति बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपनी शादी के 3 महीने बाद ही सबको माँ बनने की खुशी सुनाई थी। सब लोग बेहद खुश थे और फिर 9 महीने पूरे होने के बाद उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। खुशी, जो मेरी भांजी थी, जिससे मैं बहुत प्यार करती थी। भांजिया तो मासी की जान होती है। मेरी भांजी भी मेरी जान थी। बचपन से लेकर जब वो 6 साल की थी, तब तक मैंने उसे अपनी गोद में खिलाया था और फिर मेरी शादी हो गई। मैं इन सब से दूर हो गई थी। मेरी भांजी 9 साल की थी जब मेरी दीदी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। बताया गया था कि अचानक उनके दिमाग की नस फटने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। मैं तो उस समय अमेरिका में ही थी।
मेरी छोटी बेटी मेरे पेट में थी। उस समय मैं इंडिया नहीं आ सकती थी। अंतिम समय में मैं अपनी बहन को भी देख नहीं सकी थी। मुझे अपनी दीदी की मौत का बेहद अफसोस था। मगर मेरे जीजू बहुत अच्छे थे। वो मेरी दीदी से जितना प्यार करते थे, उससे कई गुना ज्यादा प्यार अपनी बेटी से किया करते थे। मुझे खुशी की फिक्र हुई थी कि अब उस बेचारी की जिंदगी ना जाने कैसे गुजरेगी। मगर मुझे इस बात की भी तसल्ली थी कि जीजू अपनी बेटी से जितना प्यार करते हैं, वो सारी जिंदगी उसे बहुत खुश रखेंगे। उसको कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। दीदी के मरने के कुछ समय के बाद ही मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया था। उसके बाद ना तो मुझे कभी मौका मिला कि मैं जीजू से बात कर सकूं, खुशी के बारे में कुछ पूछ सकूं, और ना ही मुझे मेरे भाई ने उसके बारे में कुछ बताया था। मगर मैंने देखा था कि हल्दी का पूरा फंक्शन निपट गया था। खुशी मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं था कि मैंने खुशी को नहीं देखा था। एक दो बार मुझे भाई ने खुशी की फोटो सेंड की थी, लेकिन मेरी उससे कभी बात नहीं हो सकी थी। खुशी की उम्र अब लगभग 19 साल होगी। वो जवान होकर बिल्कुल मेरी दीदी की तरह लगती होगी। मैं उसे देखने के लिए बेचैन हो रही थी, मगर वो ना जाने क्यों आई ही नहीं थी। अब बारात निकलने का समय हो गया था। अभी भी मेरी भांजी मुझे नजर नहीं आ रही थी, तो मैंने अपने भाई से सवाल किया, क्या तुमने दीदी के यहाँ इनविटेशन नहीं भेजा था? ना तो जीजू दिखाई दे रहे हैं और ना ही खुशी। मेरे सवाल पर मेरे भाई के चेहरे के रंग उड़ गए थे। मैंने कहा कि मुझे जवाब दो। वो मेरी बात को इग्नोर करते हुए अपने दोस्तों की बातों में लग गया था और कहने लगा कि दीदी जल्दी जल्दी करो, बारात निकलने में देर हो रही है। मुझे लग रहा था कि मेरा भाई मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। उसकी शादी तो जैसे तैसे हो गई थी, मगर मेरी भांजी और उसके पिता हमारे यहाँ शादी में नहीं आए थे। मैं अपनी दीदी के घर का एड्रेस तो जानती थी, मगर अब काफी समय हो गया था। रास्ते भी मुझे याद नहीं थे। मैं अपने बच्चों को अपने माँ के घर छोड़कर हमारे यहाँ की एक नौकरानी के साथ दीदी के घर जाने के लिए निकल गई थी। उसने दीदी का घर देखा हुआ था, क्योंकि वो हमारे घर की बहुत पुरानी नौकरानी थी। उसने मुझे सारे रास्ते बता दिए थे, और जब मैं उसके साथ अपनी दीदी के घर पहुंची, तो ये देखकर बड़ी हैरानी हुई थी कि दीदी के घर के बाहर तो बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ हो रही थी। आखिर ये भीड़ कैसी थी? मैंने नौकरानी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अंदर देखकर आती हूँ। मैं अंदर गई तो एक अजीब सा शोर मचा हुआ था। लोग रोना पीटना कर रहे थे। एक तरफ कुछ लोग बैठे हुए बुरी तरह से रो रहे थे, तो दूसरी तरफ एक अर्थी रखी हुई थी। ये अर्थी किसकी थी? मैं समझ नहीं पाई थी। कुछ ही देर गुजरी थी जब मैंने वहां के लोगों को बातें करते हुए सुना कि बेचारी खुशी को किसी ने मार दिया। न जाने वो कौन था जो उसे बेरहमी से मारकर चला गया। अभी 3 महीने पहले ही तो इसके पिता की मौत हुई है, और अब वो खुद भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। ऐसा सुना था कि मेरे दोनों कान खड़े हो चुके थे। क्या ये बात सच थी? क्या मेरी भांजी खुशी इस दुनिया से जा चुकी थी? क्या मेरी आंखों के सामने जो अर्थी रखी हुई थी, वो मेरी भांजी की ही थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो उससे मिलने के लिए आई थी। मैं तो उससे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रही थी। अब मैं ये क्या सुन रही थी? क्योंकि जो सब कुछ मेरी आंखों के सामने था, वो कोई मजाक नहीं था या फिर कोई झूठ नहीं था। उसे झुठलाया नहीं जा सकता था। यहाँ पर लोग बिल्कुल सही कह रहे थे। मगर एक औरत थी जो बड़ी बिलख बिलख कर रो रही थी और लगातार कह रही थी कि उठ जा बेटा खुशी, तेरी माँ तुझे याद कर रही है, तेरी माँ तुझे पुकार रही है। ये आवाज सुनते ही मैंने उसके चेहरे को बड़ी गौर से देखा था। आखिरकार ये खुशी को उसकी माँ क्यों बता रही थी, जबकि खुशी की माँ तो मेरी बहन थी। ये सब मैं क्या देख रही थी? ये सब मैं क्या सुन रही थी? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मेरी भांजी को किसी ने मार दिया। भला क्यों किसी ने उसको मारा? मेरे दिमाग में ढेर सारे सवाल घूम रहे थे। यहाँ पर मुझे कोई नहीं जानता था, क्योंकि एक मेरे जीजू ही थे जो मुझे जानते थे, और यहाँ पर लोग उनके बारे में भी यही बातें कर रहे थे कि उनकी मौत 3 महीने पहले हो चुकी है। मुझे गुस्सा तो इस बात पर आ रहा था कि इस बारे में मुझे मेरे भाई ने क्यों नहीं बताया था। एक औरत ने खुशी के चेहरे से सफेद चादर को हटाया। मेरी आंखें उसे देखकर उसके चेहरे पर जम कर रह गई थीं। उसका चेहरा बिल्कुल मेरी दीदी की तरह था। वो बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। इस समय वो जवान खूबसूरत थी,
मगर उसका शरीर अर्थी पर लेटा हुआ था। मैं ये सब अपनी आंखों से नहीं देख सकती थी। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए मैं रोती हुई अपनी गाड़ी में आकर बैठ गई थी और फूट फूट कर रोई थी। मेरी बहन इस दुनिया से चली गई, मेरे जीजू इस दुनिया से चले गए, यहाँ तक कि आज मेरी भांजी भी इस दुनिया से चली गई। इतना सब कुछ हो गया और मुझे कुछ पता क्यों नहीं चला। वो दिन मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा दुखद दिन साबित हुआ था, क्योंकि उस दिन मुझ पर बहुत ज्यादा तकलीफ गुजरी थी। मैं रोते हुए अपने भाई के घर आई और उसको बताया कि आज खुशी की मौत हो गई और तुमने मुझे इस बारे में बताया भी नहीं। हमारे लिए ये समय दुख का समय है और तुम यहाँ अपनी शादी की खुशियां मना रहे थे। पिछले 3 महीने पहले जीजू की मौत हो चुकी है। तुमने मुझे इस बारे में भी क्यों नहीं बताया? मेरे सवालों पर मेरे भाई ने शर्मिंदगी जाहिर की थी। उसने अपना चेहरा झुका लिया था। मैंने कहा, राहुल, मेरी बात का जवाब दो। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। क्या जीजू के मरने के बाद तुमने कभी खुशी की खबर नहीं ली? तुम्हें पता भी है कि खुशी अपनी मौत नहीं मरी है, बल्कि उसे किसी ने मार दिया है। गोली मारकर उसकी हत्या की गई है। तभी भाई ने मुझे चौंक कर देखा और कहने लगा कि ये तुम क्या कह रही हो दीदी? मैंने कहा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं अभी अभी वहीं से आ रही हूँ। अभी खुशी का अंतिम संस्कार हुआ है। बताओ तुमने ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया? राहुल कहने लगा कि दरअसल मैंने कभी खुशी और जीजू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश ही नहीं की। आप भी जा चुकी थी। दीदी भी इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं ज्यादातर अपने दोस्तों में बिजी रहता था। मुझे अपनी भांजी से ज्यादा लगाव नहीं था। जीजू का भी मुझसे ज्यादा सामना नहीं होता था। मगर एक दिन मुझे जीजू की बहुत जरूरत पड़ रही थी। मैं उनके ऑफिस चला गया था और जीजू से कहा था कि वो मुझे अपने बिजनेस में 50-50 का पार्टनर बना ले, क्योंकि जीजू एक बड़ी कंपनी को साइन करने वाले थे। मुझे इस बारे में अपने दोस्त से पता चला था। मैंने सोचा था कि मैं जीजू का इकलौता साला हूँ, वो मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मगर जब मैंने जीजू से इस बारे में बात की तो जीजू ने कहा कि मैं बड़ी कंपनी से डील करने वाला हूँ। इस काम में मुझे किसी ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो बिजनेस की ABCD बहुत अच्छी तरह से जानता हो। तुमने तो सारी जिंदगी अय्याशी में गुजारी है, सारी जिंदगी अपने बाप की कमाई पर गुजारी है। कभी कोई नौकरी मिल जाती है तो कर लेते हो। तुम्हारी वजह से मुझे बिजनेस में लॉस हो सकता है। मैं तुम्हें अपना पार्टनर नहीं बना सकता। जीजू ने मेरी एक ना सुनी और मेरा उनसे बहुत झगड़ा हुआ था। मैं उसी दिन से उनकी कोई खबर नहीं रखता था और रही खुशी की बात तो खुशी के बारे में भी कभी मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली। मैंने गुस्सा होते हुए राहुल से कहा कि तुम कैसे इंसान हो राहुल? तुम खुशी के मामा हो और मामा तो अपने भांजा भांजी की रक्षा करते हैं। तुम्हें तो हमारी भांजी का बहुत ख्याल रखना चाहिए था। ये सोचना चाहिए था कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, मगर तुमने तो उसकी कोई खैर खबर तक नहीं ली। तुम्हें जब जीजू की मौत की खबर मिली थी तब तो तुम्हें अपनी भांजी का जरूर ख्याल रखना चाहिए था। मेरा भाई खामोशी से मेरी सारी बातें सुनता रहा था। मुझे अपने भाई की बेवकूफ़ी पर अफसोस हो रहा था। उस दिन मैं बहुत रोई थी। जब मेरा ध्यान इस बात पर जाता कि मेरी भांजी को मारा गया है, तब मेरी रूह कांप जाती थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर कौन है जिसने मेरी भांजी को मरवाया है। मैंने ठान लिया था कि मैं ये जानकर ही रहूंगी, मेरी भांजी को मरवाने वाला इंसान कौन है। मेरे बच्चे भी मुझे देख देख कर बहुत परेशान हो रहे थे। पूछ रहे थे कि मैं क्यों रो रही हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मुझे अपने एक खास की बहुत याद आ रही है। उनको तो जैसे तैसे मैंने समझा दिया था, लेकिन मेरा ध्यान बार बार खुशी की तरफ जा रहा था। मुझे ना तो कुछ खाना अच्छा लग रहा था और ना ही मुझे चैन और सुकून आ रहा था। बस मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या करूं। आखिर उस बेचारे की किससे दुश्मनी हो सकती है, और वो औरत कौन थी जो बार बार खुद को उसकी माँ बता रही थी। ये सब जानने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। मेरे पति का फोन आया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई की शादी कैसी रही, तो मैंने उन्हें रोते हुए खुशी के बारे में बताया था। मेरे पति कहने लगे कि ये तो बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, मगर मैंने अपने पति से कहा था कि जो भी सच है मैं वो सब जानकर ही रहूंगी, क्योंकि मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा है। आखिर इतना सब कुछ हो गया, मुझे भनक तक नहीं हुई। अब मैं यहाँ आ गई हूँ
तो अमेरिका वापस तभी आऊंगी जब तक सब कुछ ठीक नहीं कर देती। मेरे पति कहने लगे कि अब तुम क्या ठीक करोगी? तुम्हारी बहन इस दुनिया में पहले ही नहीं थी, उसकी बेटी और पति भी मर चुके हैं, तुम मरे हुए लोगों को जिंदा तो नहीं कर सकती ना? मैंने कहा, मैं मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकती तो क्या हुआ? मगर जो लोग मर चुके हैं, उनकी वजह तो जान सकती हूँ, और मेरी भांजी, उसके आरोपियों को तो पकड़ सकती हूँ। आखिर इसका आरोपी कौन है, उसको अपनी आंखों के सामने खड़ा करके उससे पूछूंगी कि उसने मेरी भांजी को क्यों मारा, क्या गलती थी उसकी? मेरे पति कहने लगे, चलो, जब तुम्हें बेहतर लगे तब तुम वापस आ जाना, मगर अपना और बच्चों का बहुत ख्याल रखना। मैंने कहा कि आप बेफिक्र रहें, यहाँ पर हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बच्चे तो यहाँ पर बहुत खुश हैं, मगर मेरा मन उदास है। ये कहकर मैंने फ़ोन काट दिया था, और अब अगले दिन मुझे पहला कदम उठाना था। मैं अपनी दीदी के पड़ोस वाले घर में चली गई थी। मेरी दीदी बिहेवियर की बहुत अच्छी थी, वो आस पड़ोसियों से बहुत अच्छे संबंध रखती थी, सारे आस पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से मोहब्बत से पेश आती थी। मेरी दीदी को मरे हुए तो काफ़ी साल हो गए, लेकिन आस पड़ोसियों को हर बात की खबर होती है। वहीं से मुझे खुशी के बारे में कुछ पता चल सकता था, इसलिए मैं अपनी पहचान छुपाकर दीदी के पड़ोस वाले घर में चली गई। जब मैंने वहां का दरवाज़ा बजाया तो एक औरत निकल कर आई थी। मैंने उस औरत से कहा कि बहन जी, मैं एक अखबार रिपोर्टर हूँ, अभी हाल ही में आपके पड़ोस में एक मर्डर हुआ है, 19 साल की लड़की का, तो मुझे उसके बारे में आपसे कुछ जानकारी लेनी है। अगर आपने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन ठीक ठीक बता दी तो आपका फ़ोटो अखबार में भी आ सकता है, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। आखिर आपकी वजह से लोगों को इस लड़की की कहानी के बारे में पता चल सकेगा। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि देखो बहन, कहीं ऐसा ना हो कि कातिल मुझसे अपना बदला लेने के लिए मुझे मारने के लिए चला आए, जैसे उन्होंने खुशी को मार दिया। मैंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस आपको खुशी की कहानी हमें सुनानी है, हम उसकी कहानी अपने अखबार में छापेंगे। हम आपसे ये थोड़ी ना पूछ रहे हैं कि खुशी को किसने मारा है, बस आप तो हमें उसकी ज़िंदगी के बारे में बता दीजिए। वो क्या करती थी, उसके घर में कौन-कौन था, कहाँ पढ़ने जाती थी, उसका कैसा रूटीन था। आपको तो ये सब कुछ पता ही होगा ना। आखिर आस-पड़ोसियों को हर बात की खबर होती है, तो वो कहने लगी कि हाँ, ये सब तो मुझे पता है। मैं उसको आते-जाते यहाँ से निकलते देखती थी। पहले तो वह कॉलेज जाया करती थी और फिर कॉलेज से अपने इंस्टीट्यूट जाती थी। जब वो औरत मुझे ये सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गई, तो मैंने उसे कहा कि हम घर के अंदर बैठकर बात करते हैं। वो औरत मुझे अपने घर के अंदर ले गई थी। उसके घर में और भी सदस्य थे। वो मुझे एक कमरे में ले गई और वहां जाकर उसने मेरे साथ बातचीत शुरू की। मैंने उसे कहा, तो मुझे बताइए कि खुशी की जिंदगी के बारे में। वो औरत मुझसे कहने लगी कि खुशी एक बहुत अच्छी लड़की थी, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था, मैं उसकी सगी माँ को भी जानती थी। आखिर हमारा और उनका कई सालों का साथ था। उसकी माँ भी बिहेवियर की बहुत अच्छी औरत थी। वो बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। पिता तो थोड़े चिड़चिड़े मिजाज के थे, मगर पिछले 1 साल से वो बीमार चल रहे थे। जब खुशी छोटी थी तो उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। उसके कुछ समय के बाद ही खुशी के पिता को लोग एडवाइस देने लगे कि आपकी बेटी बहुत छोटी है, उसकी परवरिश करने के लिए आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लोगों के कहने पर और अपनी बेटी की तरफ देखते हुए उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। एक ऐसी औरत से शादी की थी जो बहुत गरीब परिवार से थी, मगर वो बिहेवियर की अच्छी नहीं थी। नौकरों के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। आस पड़ोसियों के साथ भी मिलकर नहीं रहती थी। वैसे तो वो लोग काफी अमीर थे, लेकिन खुशी के पिता ने बड़ी ही गरीब लड़की से शादी की थी, ये सोचकर कि उनकी बेटी को माँ का प्यार मिल जाएगा और इस गरीब लड़की को उनके साथ सहारा मिल जाएगा। मगर वो गरीब लड़की तो जिस दिन से इस घर में आई है, उसने बेफिजूल के खर्चे करने शुरू कर दिए। हाँ, मगर खुशी के साथ उसका बिहेवियर बहुत अच्छा रहता था। मेरी 1-2 बार खुशी से बात हुई थी। मैंने कई बार उससे पूछा था कि बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ का बिहेवियर तुम्हारे साथ कैसा रहता है? तो वो यही कहती थी कि मेरी सौतेली माँ मेरे साथ बहुत अच्छी है। वो मुझे किसी बात से तंग नहीं करती। मैंने उससे कहा कि चलो अच्छी बात है, लेकिन अब जब से खुशी के पिता बीमार रहने लगे थे, तब से खुशी बहुत उदास रहने लगी थी।
दरअसल उनको पैरालाइज हो गया था और वो बिस्तर से लग गए थे। खुशी अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ अपने पिता की सेवा भी करती थी और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अभी उसके पिता की मौत को 3 महीने ही गुजरे थे कि खुशी की सौतेली माँ को किसी शादी में जाना था। उन्होंने खुशी से कहा था कि वो भी हमारे साथ चले, मगर खुशी के एग्जाम चल रहे थे और वो अपने पिता की मौत का सदमा अभी तक अपने दिल से लगाए बैठी थी, इसलिए उसका कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था। खुशी की सौतेली माँ दामिनी ड्राइवर के साथ शादी में जा चुकी थी। हम सब लोग भी अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बिजी थे। रात के लगभग 2 बज रहे थे जब अचानक 2 बार गोलियों की आवाज आई। हम लोग घबरा गए। थोड़ी देर गुजरी थी, एक तरह का शोर शराबा मचने लगा। हमें पता चला कि बराबर वाले बंगले से गोलियों की आवाज आ रही थी। सब लोग जैसे ही दौड़ कर गए तो देखा कि बंगले के अंदर खुशी खून से लथपथ जमीन पर गिरी हुई थी। उसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि वो मर चुकी है। फिर हमने दामिनी जी को कॉल करके खुशी के बारे में बता दिया था। सब लोग वहां पर आ गए, पुलिस भी आ गई। दामिनी जी अपनी बेटी की मौत पर बहुत रोई थी। उसे नहीं पता था कि उनके जाने के बाद ऐसा भी हो सकता है। पुलिस अपनी तफ्तीश करने के बाद चली गई और खुशी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मगर अभी तक ये पता नहीं चल सका कि खुशी को क्यों और किसने मारा था। मैंने उनसे पूछा, क्या खुशी की किसी से दुश्मनी थी? तो वो कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं हो सकती। वो तो जब किसी से बात करती थी तब उसके मुंह से फूल झड़ते थे। बेचारी बहुत अच्छी थी, न जाने क्यों उसके साथ ऐसा हुआ। मैं इस औरत से धन्यवाद कहकर उसके घर से निकल आई थी, क्योंकि ये औरत मुझे मेरी उम्मीद से भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी। मैं घर जाकर सोच विचार में पड़ गई थी कि जीजू ने दूसरी शादी भी कर ली थी और जो औरत खुद को खुशी की माँ बता रही थी उसके लिए रो रही थी, वो उसकी सौतेली माँ थी। मुझे तो इसी औरत पर शक हो रहा था कि कहीं इसी ने तो हमारी खुशी को नहीं मरवा दिया, लेकिन एक हिसाब से उस पड़ोसन ने मुझे ये भी बताया था कि खुशी के साथ उसकी सौतेली माँ का बिहेवियर बिल्कुल ठीक रहता था। ऐसा भी तो हो सकता है कि खुशी ने पड़ोसन को झूठ बताया हो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग दर्द से फटने लगा था। मुझे कुछ भी करके बंगले के अंदर दाखिल होना था, क्योंकि मैं अंदर की बात तो घर में रहकर ही पता लगा सकती थी। आखिर उसकी सौतेली माँ का नेचर कैसा था, वो कैसी है खुशी के साथ, उसका बिहेवियर कैसा रहता है, और शायद ये सब कुछ जानने से मैं खुशी के आरोपियों तक भी पहुंच सकूंगी। मुझे तो लगता है जैसे खुशी की सौतेली माँ ही उसकी आरोपी है। मगर उस रात वो शादी में गई हुई थी और जब लोगों ने उसे बुलाया था, वो उसके भी 2 घंटे के बाद वहां पर आई थी। अब मुझे प्लान बनाना था। मुझे कुछ भी करके बंगले के अंदर जाना था। मैंने अपने भाई को सब कुछ बता दिया था और अपने भाई से कहा था कि मैं खुशी के आरोपियों को ढूंढ कर रहूंगी। अगर तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो मेरे बच्चों को संभाल लो और ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए दीदी के घर जा रही हूँ। मेरा भाई मेरी बात सुनकर चौंक गया। वो कहने लगा कि तुम दीदी के घर जाकर क्या करोगी, वहां पर कैसे रहोगी? अगर उन लोगों ने तुम पर भी हमला कर दिया तो क्या होगा? मैंने कहा, मैं तुमसे ज्यादा दिमाग रखती हूँ, तुम्हारी तरह बेवकूफों वाली हरकतें नहीं करती। मैं अभी भी अपने भाई से नाराज थी। उसने अपने की मुझसे माफी मांगी थी। उसने कहा था कि उससे जो भी गलती हो गई वो नादानी में हुई थी, मगर वो मेरे बच्चों का ख्याल रखेगा और मेरी मदद भी करेगा। मेरे भाई की नई नई शादी हुई थी। वो अपनी पत्नी के साथ हसीन समय गुजारना चाहता था, लेकिन इस समय उसका मेरी मदद करना बहुत जरूरी था। मैंने अपने भाई से कह दिया था कि मैं तुमसे कांटेक्ट में रहूंगी। अब मुझे दीदी के घर के अंदर कैसे जाना था, ये सब मैं पहले ही सोच कर आई थी। मैंने बंगले की एक ऐसी नौकरानी के बारे में पता लगाया था जो यहाँ की पुरानी और दामिनी की वफादार नौकरानी थी। काफी दिनों तक मैं इसका पीछा करती रही। ये किस टाइम बंगले के अंदर आती है और किस टाइम बंगले से बाहर निकलती है, और अब पीछा करते करते आखिरकार वो वक्त आ गया था जब मुझे इस नौकरानी से बात करनी थी। मैंने एक दिन रास्ते में इस नौकरानी को पकड़ लिया। मैंने इससे कहा कि बहन, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम किसी बंगले में काम करती हो, तुम्हारी तो उस बंगले में काफी अच्छी जान पहचान होगी, मेरी भी वहीं पर नौकरी लगवा दो।
वो कहने लगी कि तू कौन है और कहाँ से आई है। तो मैंने उसे कहा कि मैं छतरपुर गांव से आई हूँ, इधर अपने एक रिश्तेदार के यहाँ आई थी। हमारे गांव में बहुत गरीबी है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, इसीलिए नौकरी ढूंढते हुए मैं यहाँ तक आ गई हूँ। लेकिन मुझे तो यहाँ भी नौकरी नहीं मिल रही, काफी दिन हो गए हैं। बड़ी गरीबी की जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, लोगों से मांग कर खाना ले आती हूँ, अपना और अपने बच्चों का पेट भर लेती हूँ, मगर मैं ऐसी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे कहीं नौकरी मिल जाए। बहन, तुम मुझे अपने इस बंगले में नौकरी दिलवा दो ना। जहां पर तुम काम करती हो, तुम्हारा बहुत बहुत उपकार होगा। मैं तो उसके पैरों में गिर पड़ी थी और रोने लगी थी। वो कहने लगी कि अच्छा अच्छा, तू सारे काम तो अच्छे से जानती है ना। मैंने कहा, हाँ, मैं हर काम कर लेती हूँ, झाड़ू बर्तन से लेकर खाना भी पका लेती हूँ। तुम जो काम बोलोगी मैं वो करूंगी, बस मुझे पैसे अच्छे दिलवा देना। तो वो कहने लगी कि अच्छा, मैं मालकिन से बात करके तुझे बताती हूँ। मैंने कहा कि देखो, मुझे कल तक ज़रूर बता देना। तो वो कहने लगी कि अच्छा ठीक है। उसने मुझे अपने घर का पता बता दिया था और कहा था कि कल मुझे मेरे घर आकर मिलना। तेरी नौकरी लगी या नहीं लगी, मैं तुझे सब कुछ बता दूंगी। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि काश उस बंगले में मेरी नौकरी लग जाए। जैसे ही अगला दिन निकला तो मैं इस नौकरानी के पास गई। इसने मुझे खुशी की खबर सुनाई कि तेरी नौकरी लग गई है। मालकिन चाहती है कि तुम उनके घर में काम कर लो। वैसे भी वहां पर ज्यादा नौकर नहीं है, एक मैं और एक और औरत है, और बंगला बहुत बड़ा है, इसलिए ज्यादा नौकरानियों की जरूरत है। चल, तुझे वहां पर काम मिल जाएगा। हाँ, मगर याद रखना, अपने बच्चों को लेकर वहां पर मत आना। मालकिन को बच्चे बहुत बुरे लगते हैं। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं कल से ही नौकरी पर आ जाऊंगी। इस काम में तो मुझे सफलता मिल गई थी। अगले दिन मैं अपनी दीदी के घर में कदम रख चुकी थी। इस घर की हर दीवार से, हर दरवाजे से मुझे अपनी दीदी और भांजी की आवाज आती थी। मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। मालकिन ने जब मुझे देखा तो वो मुझे देखती रहती। कहने लगी कि तुम्हें सारे काम आते तो है ना, तुम्हें कमला ने सब कुछ बता दिया है ना। मैंने कहा कि जी मालकिन, मुझे सब कुछ बता दिया है। आप देखना, मैं यहाँ मन लगाकर काम करूंगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वो कहने लगी कि अच्छा ठीक है, और उसने अपनी नौकरानी कमला की तरफ देखकर कहा कि इसे घर के सारे कामकाज और अच्छे तरीके से समझा देना, और फिर वो खुद घर से बाहर निकल गई। शायद वो कहीं जा रही थी। कई सालों बाद इस घर में आकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी दीदी यही कहीं आसपास है। अब मैं इस घर में हर रोज काम करने के लिए आने लगी थी। मुझे कुछ भी करके दामिनी पर नजर रखनी थी, इसलिए मैं बहुत चौकन्ना थी। यहाँ पर नौकरानियों की तरह काम करती थी और दामिनी पर भी नजर रख रही थी। मैंने देखा था कि एक दिन दामिनी किसी से फोन पर बात कर रही थी। वो अपने कमरे में थी, जबकि मैं कमरे के बाहर से सारी बातें सुन रही थी। वो किसी से बात करके कह रही थी कि अभी उस लड़की को मरे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है और तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। मैं तुम्हें तुम्हारी रकम दे चुकी हूं, अब आखिर तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। देखो, ये सब कुछ मैंने अपने बच्चों को इस घर में लाने के लिए किया है। अभी उस लड़की को मरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ। मैं इतनी जल्दी अपने बच्चों को यहाँ नहीं ला सकती। मैं नहीं चाहती कि लोगों को मुझ पर शक हो जाए। अभी थोड़ा वक्त गुजर जाए, जब मैं इस काम को अंजाम दूंगी। जब तक मैं इस पूरे बंगले को अपने नाम नहीं कर लेती, तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। तुम्हें मैं तुम्हारा हिस्सा दे चुकी हूं, तो फिर तुम लौट कर क्यों आ गए हो। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, और अब ये बात क्लियर हो चुकी थी कि ये औरत जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ कर रही है। ये खुशी के बारे में आखिर किससे बातें कर रही थी और ये किस हिस्से की बात कर रही थी। अभी मैं बात को और गौर से सुनती, इतने में ही कमला आ गई और कहने लगी कि तू यहाँ पर क्या कर रही है मालकिन के कमरे के बाहर। मैं अचानक घबरा गई और कहने लगी कि मैं इंतजार कर रही हूँ कि कब मालकिन फोन पर बात करके निपट जाए। मुझे मालकिन से कुछ बात करनी है। तो वो कहने लगी कि क्या बात करनी है, जरा हमें भी तो बता। मैंने कहा कि मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं। मालकिन से थोड़े से पैसे एडवांस लेना चाहती हूँ। तो उसने मुझे हाथ पकड़कर दरवाजे से हटाया और कमरे के दरवाजे को
खुद बंद कर दिया। कहने लगी, चल, अभी तुझे यहाँ काम करते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और मालकिन से पैसे मांगने शुरू कर दिए। अगर तेरी ऐसी ही हरकतें रहीं तो मालकिन तुझे काम से निकाल देगी। मैंने कहा कि अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। ये कहते हुए मैं किचन के कामों में लग गई थी। दामिनी सच में अच्छे नेचर की नहीं थी। पड़ोसन ने मुझे बिल्कुल ठीक बताया था। मैंने सोचा कि थोड़ी सी तहकीकात नौकरानियों से निकाली जाए। कमला और दूसरी वाली नौकरानी मेरे साथ ही किचन में मौजूद थीं। मैंने बातों ही बातों में इन लोगों से पूछा कि मालकिन के और भी बच्चे हैं क्या? तो वो कहने लगी कि तू खामोशी से अपना काम कर। मैंने कहा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ और मैंने सुना है कि अभी कुछ दिन पहले मालकिन की बेटी का मर्डर हो गया। बड़ी ही अजीब बात है। मालकिन इतनी अमीर होते हुए उस इंसान का पता नहीं लगा सकती जिसने उसकी बेटी को मारा था। तो दूसरी वाली नौकरानी कहने लगी कि अगर वो मालकिन की अपनी बेटी होती तभी तो मालकिन उसके आरोपी का पता लगाती। सौतेली माँ आखिर सौतेली ही होती है। कमला ने दूसरी वाली नौकरानी को डांट दिया और कहने लगी कि तू भी इसकी तरह हो गई है। उसने मुझे भी डांटा और कहने लगी कि खामोश होकर अपने काम पर ध्यान दे, बहुत सवाल करती है, बहुत इधर-उधर की बातों में ध्यान लगाती है। अभी तेरी शिकायत मालकिन से कर दूंगी तो तेरी नौकरी हाथ से चली जाएगी। मैंने कहा कि अच्छा बाबा, माफ कर दो, अब ऐसी बात नहीं करूंगी। ये कमला बड़ी ही चालाक थी, जरूर ये सब कुछ जानती होगी। तभी तो मालकिन की छोटी से छोटी बात को छुपाने की कोशिश करती थी। लेकिन मैं इस कमला से भी 2 कदम आगे चालाक थी। कमला को मालकिन ने बंगले के पीछे ही एक छोटा सा क्वार्टर बनाकर दे दिया था। वो वहां पर रहती थी, जबकि दूसरी वाली नौकरानी और मुझे रात को यहां से अपने घर जाना पड़ता था। काफी दिन हो गए थे। उस फोन वाली बात के अलावा मैं और कुछ पता नहीं लगा सकी थी। हाँ, मगर मुझे ये जरूर पता चल गया था कि ये दामिनी ही है जिसने खुशी को मरवाया है। मगर ये जिससे फोन पर बात कर रही थी, वो इंसान कौन था और क्या इसके अपने भी बच्चे थे जिनको वो यहाँ लाने की बात कर रही थी? फिलहाल मुझे वहां पर रहते हुए काफी दिन गुजर गए थे। एक दिन मैंने फिर से दामिनी को फोन पर बात करते हुए देखा था। वो बहुत परेशान थी और अपने कमरे में टहल-टहल कर बात कर रही थी। बहुत जोर-जोर से चिल्ला रही थी कि तुम मेरे पीछे पड़ गए हो। मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी कि तुमने ही खुशी का कत्ल किया है। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे होश उड़ गए थे। इसका मतलब ये था कि इस औरत ने किसी से खुशी को मरवाया था। फिर थोड़ी ही देर के बाद इसने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, तो फिर तुम एक शाम को आ जाना। मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूंगी, मगर ये लास्ट बार होगा। इसके बाद मैं तुम्हें कोई और पैसा नहीं दूंगी। उसने कहा था कि तुम शाम के 5 बजे तक आ जाना। अब मैं सारा खेल समझ चुकी थी और अब मुझे क्या करना था। मैंने उसकी भी प्लानिंग शुरू कर दी थी। अभी दोपहर के 3 बज रहे थे और इस इंसान के आने में पूरे 2 घंटे रह गए थे। सारा दिन हम तीनों नौकरानियों में से किसी को भी घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं होती थी। मैं यहाँ रहकर फोन पर बात नहीं कर सकती थी। ये दोनों ही नौकरानियां मालकिन की बहुत पहरेदारी करती थीं। इन लोगों को तो अभी तक ये भी नहीं पता था कि मेरे पास एक छोटा मल्टीमीडिया मोबाइल है जिसे मैं अपनी साड़ी में छुपा कर रखती हूँ। मैं वॉशरूम में गई और मैंने वहां से अपने भाई के नंबर पर SMS सेंड कर दिया और उसमें पूरी डिटेल लिख दी थी कि वो इंसान शाम के 5 बजे यहाँ पर आने वाला है, इस मालकिन से पैसे लेने के लिए। तुम पुलिस को लेकर आ जाना। अब जो करना था वो मेरे भाई को करना था और फिर देखते ही देखते शाम के 5 भी बज गए थे। ठीक 5 बजे एक आदमी घर के अंदर दाखिल हुआ। मालकिन उसके लिए पहले से ही काफी परेशान थी। शायद वो इसको ब्लैकमेल कर रहा था। मालकिन ने नोटों से भरा हुआ बैग तैयार करके रख लिया था। जैसे ही वो घर के अंदर आया और उसकी बातचीत मालकिन से हुई, तभी पुलिस वाले घर के अंदर घुस आए थे और उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया था। मालकिन के तो होश उड़ गए थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। मालकिन ने कहा कि तुम लोग मेरे घर में क्यों घुसे आ रहे हो? आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्योंकि कुछ महिला पुलिस भी आई थी जिन्होंने दामिनी को भी पकड़ लिया था। दामिनी जोर-जोर से चिल्ला रही थी और कह रही थी कि तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? तुम लोग मुझे नहीं जानते हो। वो आदमी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। साथ-साथ मेरा भाई भी आया था
हम लोग भी वहां खड़े हुए ये सब कुछ देख रहे थे। जब पुलिस ने कहा कि तुमने खुशी को क्यों मरवाया था, ये सवाल सुनकर दामिनी के चेहरे का रंग उड़ गया था और वो अभी भी झूठ बोल रही थी। एक महिला पुलिस ने दामिनी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया कि तो फिर इस आदमी को तुमने यहाँ पर क्यों बुलाया है? तू इसे किस चीज के पैसे से दे रही है? दामिनी घबराने लगी। उससे कोई जवाब नहीं बन रहा था। उस आदमी पर भी 2-3 थप्पड़ बरसाए गए तो वो भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। फिर पुलिस कहने लगी कि अब इन लोगों को पुलिस स्टेशन लेकर चलो, ये वहीं पर सब कुछ बताएंगे। दामिनी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि तुम लोग मुझ पर ये कैसा इल्जाम लगा रहे हो? तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है? मैं आगे गई और मैंने कहा कि मैंने बुलाया है पुलिस को यहाँ पर। उसने मेरी तरफ चौंक कर देखा। मैंने कहा, हाँ, मैं जानती हूँ कि तुमने ही मेरी भांजी को मरवाया है। अब क्यों मरवाया है ये भी बता दो। तो वह कहने लगी, तू कौन है? सच बता। तो मैंने कहा कि मैं खुशी की आंटी हूँ, खुशी की सगी माँ की बहन। इस बात पर तो वो और भी फटी-फटी आंखों से मुझे देख रही थी। मैंने उसे बताया कि जिस दिन खुशी की मौत हुई थी, मैं उस दिन यहाँ पर आई थी और मुझे पता चला था कि खुशी का कत्ल हुआ है। यही जानने के लिए कि उसका कत्ल क्यों और कैसे हुआ, मैं तुझ तक यहाँ पहुँच गई और तेरे ही घर में नौकरानी बनकर रहने लगी ताकि तुझ पर नज़र रख सकूं। फिर मैंने जब तुझे एक बार फ़ोन पर बातें करते हुए सुना, तो तभी से मेरा शौक यकीन में बदल गया था और फिर ये इंसान भी तुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैं इसी मौके की तलाश में थी कि कब तू इससे मिले और मैं जान सकूं कि तूने किससे मेरी भांजी को मरवाया है, क्योंकि तू आसानी से तो पुलिस को कुछ भी नहीं बताने वाली थी। मगर आज जब तुमने इसे पैसे देने के लिए यहाँ बुलाया, तो मैंने पुलिस को भी यहाँ पर बुला लिया था, ताकि हम भी तो जान सके कि तूने किस काम के पैसे देने के लिए इसे यहाँ पर बुलाया है और ये क्यों तुझे ब्लैकमेल कर रहा था। अभी भी दामिनी से कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। महिला पुलिस इंस्पेक्टर ने दामिनी के मुंह पर फिर से 2-3 थप्पड़ मार दिए थे और उसे सच उगलने के लिए कहा था। इस बार वो रोने लगी थी और फिर सच बताने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि अब उसके पास सच बताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने खुद अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल कर लिया था। उसने कहा कि मैं गरीब परिवार की थी। मुझे मेरे पति ने सहारा दिया, मुझसे शादी की। मेरे भी पहले से 2 बच्चे थे। मैं अपने बच्चों को ऐश की जिंदगी देना चाहती थी। मुझे पता चला था कि मेरी शादी एक बहुत अमीर आदमी से होने जा रही है। इसलिए मैंने अपने बच्चों को छुपा दिया और कभी अपने पति को अपने बच्चों के बारे में नहीं बताया। छुप-छुप कर अपने बच्चों से मिलने लगी। मैं चाहती थी कि ये सारी जायदाद मेरी और मेरे बच्चों की हो जाए। मैं अपने बच्चों को इस घर में लाना चाहती थी। सब कुछ उनका और अपना कर देना चाहती थी। लेकिन मेरे पति की तो पहले से ही एक बेटी थी और वो अपने सौतेले बच्चों को तो बाद में इस जायदाद का हिस्सा बनाता। पहले तो वो अपनी बेटी के बारे में ही सोचता। मैं जानती थी कि ज़रूर उसने ये सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर दिया होगा। शादी के बाद मैं अपना हर शौक पूरा करने लगी थी। मेरे हाव-भाव बदल गए थे। मैं अपने पति का बहुत पैसा लुटाती थी और चुपके-चुपके अपने बच्चों को भी पैसे दिया करती थी। उनकी ख्वाहिशों को पूरा किया करती थी। मेरे पति ने जब मेरी ये हरकतें देखीं, तो वो मुझसे नाराज़ रहने लगे थे। उन्होंने कहा था कि तुम बहुत फिजूल खर्ची करती हो। मेरी पहली पत्नी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी और ना ही मेरी बेटी ऐसी है। फिर धीरे-धीरे खुशी जवान होने लगी थी। शादी के बाद मैंने कभी भी अपने पति की सेवा नहीं की, क्योंकि मुझे तो पहली बार दौलत मिली थी। मैं उसे दोनों हाथों से लुटा रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पति को पैरालाइज हो गया, वो बहुत बीमार हो गया था, बिस्तर से लग गया था। मैंने उस समय भी उसकी सेवा नहीं की और अब मैं समझ गई थी कि मेरा पति कुछ समय का ही मेहमान है। इसलिए मैं खुशी के साथ भी अच्छा बिहेव नहीं करती थी। खुशी बहुत अच्छी थी और वो सब लोगों को यही बताती थी कि मैं उसके साथ अच्छे से पेश आती हूँ। मगर मुझे कभी इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं खुद को और अपने बच्चों को छोड़कर उन दोनों बाप बेटी को देखूं। मैं तो सिर्फ अपना और अपने बच्चों का फायदा देखती थी। मेरा पहला पति मर गया था, इसीलिए मैं दूसरे पति की जायदाद से अपना और अपने बच्चों का भला सोचती थी। फिर मेरा दूसरा पति भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया और मैं इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैं जानती थी
कि मेरे पति ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी होगी। इसीलिए अब मुझे खुशी को भी रास्ते से हटाना था। खुशी अपने पिता की मौत की वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। उस रात शादी का बहाना लेकर मैं घर से निकल गई थी। सारे नौकरों को भी मैंने छुट्टी दे दी थी। ये आदमी एक किलर है। मैंने इसे पैसे दिए थे और कहा था कि तुम्हें खुशी को मारकर उसका काम निपटाना होगा। उसने खुशी को गोलियों से भून दिया था और मेरा काम आसान हो गया था। मैंने पुलिस को नहीं बुलाया था, जबकि लोगों को ऐसा लगता था कि मैंने पुलिस को बुलाकर ये केस पुलिस के हवाले कर दिया है। मैं ये चाहती थी कि ये कहानी पुलिस के सामने खुलकर ना आए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो असली कातिल के बारे में पता चल ही जाता और मेरा भी सच खुलकर सबके सामने आ जाता। मैंने उसे कहा कि मगर जिस रात खुशी की मौत हुई थी, उस रात तो पुलिस आई थी। तो वो कहने लगी कि हाँ, वो पुलिस नहीं बल्कि 2 एक्टर थे, जिनको मैंने पुलिस की एक्टिंग करने के लिए यहाँ पर बुलाया था, ताकि आसपास के लोग और वहाँ पर सारे मौजूद ये देख सके कि मैंने पुलिस को बुलाया है और पुलिस तफ्तीश करके चली गई। ये सच में बहुत चालाक औरत थी। ये पूरी बात हम लोगों को बता चुकी थी। उस किलर ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया था कि इसके कहने पर उसने खुशी का मर्डर किया था। उसने कहा था कि वो एक मामूली सा किलर है, जो थोड़े बहुत पैसों के लिए लोगों के कहने पर कत्ल कर देता है। मगर इस बार उसे दामिनी जैसी अमीर औरत ने हायर किया था, तो उसने सोचा कि क्यों ना वो इससे अपना बिजनेस कर ले। वो दामिनी को कॉल करके ब्लैकमेल करता था कि अगर तुमने मुझे और पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। दामिनी को डर था कि वो पुलिस को ना बता दे, इसलिए वो उसका मुंह बंद करने के लिए उसे दोबारा से 10 लाख रुपए दे रही थी। वो बहुत रो रही थी, तड़प रही थी कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन उसकी गलती माफ करने लायक नहीं थी। उसको सजा मिलनी थी। पुलिस ने उसे और उस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दी थी, मगर वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हुई थी, जिसके लिए उसने मेरी भांजी को मारा था। क्योंकि कुछ दिनों बाद हमें पता चला था कि इस बंगले को और मेरे जीजू की सारी प्रॉपर्टी को किसी ट्रस्ट के हवाले कर दिया गया है। मैंने इस बारे में इंफॉर्मेशन निकाली और उस वकील से बात की जो उस समय वहां पर मौजूद था। उसने मुझे प्रॉपर्टी के पेपर दिखाए थे और कहा था कि मरने से पहले ये सब कुछ जीजू के नाम पर था, लेकिन उन्होंने ये वसीयत तैयार करवाई थी कि वो मरने के बाद ये सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर देना चाहते हैं, क्योंकि आगे चलकर उनकी पत्नी का बिहेवियर ना जाने उनकी बेटी खुशी के साथ कैसा रहे, क्योंकि उन्हें पहले से ही अपनी दूसरी पत्नी पसंद नहीं थी। इस घर में आने के बाद उसके हाव भाव बदल गए थे। वो गरीब परिवार से थी, मगर उसके शौक बहुत ऊंचे ऊंचे थे और वो खुशी को भी अपनी बेटी नहीं समझती थी। यही सब कुछ देखते हुए उन्होंने ये सब अपनी बेटी के नाम कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि आगे चलकर उनकी बेटी को कोई परेशानी हो, लेकिन फिर भी अगर बेटी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो फिर ये सारी प्रॉपर्टी उनकी दूसरी पत्नी के नाम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने बेटी के मरने के बाद ये सारी की सारी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट के नाम कर दी थी। वो चाहते थे कि उनकी इस प्रॉपर्टी से गरीब बच्चों का भला हो। ये एक ऐसा ट्रस्ट था, इसके सारे पैसे एबनॉर्मल बच्चों को जाने थे। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, मगर उतना ही अफसोस दामिनी पर हुआ था कि उसने मेरी भांजी की जान सिर्फ इस जायदाद को हासिल करने के लिए ली थी। मगर वो ये नहीं जानती थी कि ये जायदाद तो खुशी के मरने के बाद भी उसकी नहीं होनी थी। मैं यही बताने के लिए दामिनी से जेल मिलने के लिए गई थी। मैंने जब उसको ये सब कुछ बताया तो वो अपना सर पकड़कर रोने लगी थी और मेरे आगे रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे माफ़ कर दो। मगर मैंने तो उसे सज़ा दिलवाने के लिए ठान लिया था और उसे कड़ी सज़ा हुई थी। अपने स्वार्थ के लिए इंसान किसी भी हद तक गिर जाता है, ये भी नहीं सोचता कि ये ज़िंदगी 2 पल की है। इस ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए हमें दूसरों के साथ उनके हिसाब से जीना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए। अगर वो मेरे जीजू से प्यार मोहब्बत के साथ रहती, उनकी बेटी को अपनी बेटी मानती, तो हो सकता है कि जीजू उनके बच्चों को भी एक्सेप्ट कर लेते और तीनों बच्चों में बराबर से प्रॉपर्टी बांट देते। मगर दामिनी को तो सिर्फ अपना और अपने बच्चों का ही फायदा नजर आता था, इसलिए आज वो अपनी सजा भुगत रही है।
इस बात को काफी समय हो गया। खुशी के कातिलों का जब पता चल गया तो मैं अपने बच्चों को लेकर अमेरिका वापस अपने घर आ गई थी। और जब मैंने इस बारे में अपने पति को बताया तो मेरे पति को मुझ पर बहुत गर्व महसूस हुआ था, क्योंकि उनके मुताबिक मैंने एक बहुत हिम्मत वाला काम किया था। और इसी तरह से हिम्मत आप लोगों को भी दिखानी है। जब आप कहीं अन्याय होता हुआ देखें तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना।